दोस्तों, गरीब किसानों के लिए सरकार की ओर से जो पैसा आता है, उसे किसानों के बीच बांटने का काम बैंक मैनेजर के जिम्मे होता है। लेकिन जब एक गरीब किसान उस पैसे को निकालने के लिए बैंक जाता है, तो बैंक मैनेजर कहता है कि उसकी पेमेंट होल्ड कर दी गई है। अगर उसे पैसा चाहिए, तो उसे मैनेजर को कुछ पैसे देने होंगे। यह सुनकर गरीब किसान कहता है, जब यह पैसा हमारा है और सरकार ने हमारे लिए भेजा है, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर बैंक मैनेजर उसे अलग अलग कानून समझाने लगता है। जब किसान अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो मैनेजर उसे डराने धमकाने लगता है, उल्टा सीधा बोलता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन वह गरीब किसान थोड़ा पढ़ा लिखा था। घर लौटकर जब उसने अपने पिता को यह बात बताई, तो पिता ने उसे एक सलाह दी। इसके बाद वह किसान अपने जिले के डीएम साहब के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वहां जाने के बाद वह गरीब किसान डीएम साहब को पूरी बात बताता है। जब डीएम साहब उसकी पूरी बात सुनते हैं, तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, डीएम साहब उस गरीब किसान से कहने लगते हैं, मैं तुम्हारे साथ खुद बैंक में चलूंगा और देखूंगा कि वह बैंक मैनेजर तुम्हें पैसा क्यों नहीं देता है। अब दोस्तों, इस तरीके से दूसरे दिन डीएम साहब उसी गरीब किसान की तरह एक कुर्ता पजामा पहनकर उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना न तो उस बैंक मैनेजर ने की थी और ना ही उस किसान ने। दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी कहानी में? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की। दोस्त, उस किसान का नाम अयांश शर्मा होता है। अयांश की उम्र 25 साल है और अभी अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। अयांश अपने पिताजी के साथ खेतों में उनका हाथ बटाता है और खेतों में मेहनत करता है। तभी दोस्तों, एक दिन जब अयांश अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तो उसके कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और उसे एक नौकरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अयांश के दोस्त कहते हैं, हम सभी लोग एक नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी चलना चाहते हो, तो हमारे साथ चलो। वहां हमारी बात हो गई है और तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी। इस तरह खेतों में मेहनत करने से बेहतर होगा कि तुम भी नौकरी करो। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर अयांश सोचने लगता है। वह भी नौकरी करना चाहता था। इसीलिए बिना अपने माता पिता को बताए वह अपने दोस्तों के साथ नौकरी करने के लिए निकल जाता है। शाम होते ही अयांश के पिता बेहद चिंतित हो जाते हैं और इधर उधर पूछने लगते हैं कि उनका बेटा कहाँ चला गया है और अब तक घर क्यों नहीं लौटा। अयांश के पिता गांव के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि उसके दोस्त नौकरी के लिए बाहर गए हैं और अयांश भी उनके साथ चला गया है। जब अयांश के पिता उन दोस्तों से पूछते हैं कि वे लोग कहाँ नौकरी के लिए गए हैं, तो उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है कि अयांश अपने दोस्तों के साथ ही गया है। यह सुनकर अयांश के पिता और अधिक चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अयांश उनका इकलौता बेटा है, जिसे उन्होंने बड़ी कठिनाई से पाया था। अयांश के पिता उसके एक दोस्त के घर जाते हैं और उसके परिवार से बातचीत करते हैं। तब उन्हें मालूम होता है कि अयांश गुजरात में नौकरी करने गया है। अयांश के पिताजी गुजरात जाने की तैयारी करने लगते हैं। वे गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी साथ ले जाते हैं, ताकि शहर में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उधर अयांश अपने दोस्तों के साथ गुजरात पहुंच चुका था और वहां एक कंपनी में मजदूरी का काम कर रहा था। हालांकि यह काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे 50-50 किलो की बोरियां ट्रक पर लादने का काम दिया गया था और यह उसे बेहद थका देने वाला लग रहा था। 5-6 दिन गुजर चुके थे और अयांश इस काम से पूरी तरह असंतुष्ट हो चुका था। इसी दौरान उसके पिताजी गुजरात पहुंचते हैं। जब अयांश अपने पिताजी को कंपनी के बाहर देखता है, तो दौड़कर उनके पास जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। भावुक होकर वह कहता है, पिताजी, यहां काम भले ही कठिन है, लेकिन मैं यहां रहकर कुछ अच्छा काम जरूर ढूंढ लूंगा। गांव में रहने से तो यही बेहतर है। अयांश के पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा,
तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तुम हमारे घर का चिराग हो। अगर यहां तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह की मजदूरी करो। चलो, अभी के अभी घर चलते हैं। तुम्हें इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। अयांश अपने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि वह शहर में रहकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी किसी भी सूरत में उसे वहां रुकने नहीं देते। मजबूरी में अयांश अपने दोस्तों को गुजरात में ही छोड़ देता है और अपने पिताजी और उनके साथ आए व्यक्ति के साथ वापस घर लौट आता है। घर लौटने के बाद अयांश ने मन बना लिया कि अब वह कभी नौकरी करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पिताजी इसके सख्त खिलाफ थे। घर पर लौटकर अयांश अपने पिताजी के साथ रहने लगा और खेतों में काम करने लगा। वह खेतीबाड़ी में लग गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। उसकी दिनचर्या अब खेतों में काम करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने की बन गई। 2 साल गुजरने के बाद अयांश की शादी उसके ननिहाल में रहने वाली एक लड़की से तय हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है और अयांश का जीवन नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। शादी के 2 साल बाद अयांश को एक बेटा होता है। इस खुशी के समय उसके माता पिता हालांकि काफी बूढ़े हो चुके थे, फिर भी वे पोते के आने से बेहद प्रसन्न थे। अयांश मन लगाकर खेती करता और अनाज बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाता। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि खेतीबाड़ी से होने वाली आमदनी अयांश के परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में अयांश अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और सोचने लगा कि अगर उसने सूरत की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज उसकी जिंदगी बेहतर होती। वह कल्पना करता कि यदि वह नौकरी से कमाए पैसे बैंक में जमा कर देता तो उसे हर महीने पेंशन की तरह एक निश्चित राशि मिलती, जिससे उसका घर का खर्च आराम से चल जाता। इन ख्यालों में खोया अयांश घर पर बैठा मायूस हो रहा था। इसी दौरान अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण पूरे गांव की फसलें नष्ट हो गईं। यह संकट अयांश और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। पास न तो बचत थी और न ही कोई दूसरी आमदनी का साधन। पूरा गांव संकट में पड़ गया और अयांश सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। दुख और चिंता के इन पलों में 2 दिन बाद पूरे गांव को एक राहत भरी खबर मिली। सरकार ने गरीब किसानों के लिए सहायता राशि भेजी थी, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई थी। इस घोषणा ने अयांश और गांव के अन्य किसानों को थोड़ी राहत दी। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर अयांश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अयांश तुरंत अपना पासबुक लेकर बैंक में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अयांश बैंक मैनेजर से बातचीत करता है और कहता है कि जो पैसा सरकार ने किसानों के लिए भेजा है। अयांश अपने पिताजी को पूरी बात बताता है तो उसके पिताजी उसे सलाह देते हैं। अयांश अपने ही जिले के डीएम साहब के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अयांश जानता था कि अगर डीएम साहब चाहेंगे तो वह बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। उनका अधिकार है। इसीलिए अयांश ज्यादा इधर उधर नहीं घूमता है और सीधा डीएम साहब के पास चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद अयांश डीएम साहब को अपनी पूरी कहानी बताता है। तब डीएम साहब कहते हैं, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे खाते में है, तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम जाओ, एक बार जाकर बात करो। तब अयांश कहता है, साहब, मैं एक बार जा चुका हूं। वहां जाने के बाद बैंक मैनेजर मुझे ढेर सारा कानून सिखा रहा था और वह मुझसे कह रहा था कि कागजी कार्रवाई करने में 1000 का खर्चा आएगा। वह मुझसे 1000 मांग रहा था। अब दोस्तों, जब डीएम साहब यह बात सुनते हैं तो उन्हें भी हैरानी होने लगती है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को नियुक्त सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वे आम जन और गरीब लोगों की सेवा करें। लेकिन वहां का जो मैनेजर था वह अक्सर किसानों को परेशान किया करता था। डीएम साहब अयांश से कहते हैं, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि बैंक क्या तुमसे कैसी कागजी कार्रवाई करने के लिए बोल रहा है, किस प्रकार का कागज मांग रहा है और कागज बनाने के लिए 1000 क्यों ले रहा है। अब दोस्तों, इस तरीके से अगले दिन डीएम साहब कुर्ता पजामा पहनकर
उसी गरीब किसान के साथ बैंक में जाते हैं। उसके साथ उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। डीएम साहब अय्यांश को पहले ही समझा चुके थे कि तुमको वहां पर यह बात नहीं बतानी है कि मैं एक डीएम हूं। तुम्हें बैंक में जैसे चुपचाप एक सामान्य इंसान के तरीके से बात करनी है और जो भी पूछताछ करनी है, जैसे कि किस चीज की कागजी कार्रवाई करनी है, कौन सा कागज बनवाना है, कहां पैसा लगेगा, चुपचाप खड़े होकर तुम बात करते रहना। मैं वहां पर सुनता रहूंगा। अब दोस्तों, अय्यांश बैंक मैनेजर के पास चला जाता है और अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक मैनेजर से कहने लगता है। तभी बैंक मैनेजर अय्यांश को अपनी आंखों के सामने देखता है और उससे कहता है, तुझे एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने कल तुझे समझाया था, बोला था ना कि अगर तुम्हें पैसा निकालना है तो 1,000 देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, डीएम साहब चुपचाप वहां पर खड़े थे और लगातार बैंक मैनेजर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी डीएम साहब बोल पड़ते हैं और कहते हैं, आप 1,000 किस काम के ले रहे हैं? तो बैंक मैनेजर डीएम साहब के ऊपर भड़क जाता है और कहता है, भाई तू कौन है और यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर क्यों खड़ा है? तब दोस्तों, डीएम साहब कहने लगते हैं, साहब मैं भी एक किसान हूं और यह मेरे बड़े भाई हैं। ये मुझे कल बता रहे थे कि पता नहीं कौन कौन सा कागज बनवाना है। ये पूरी बात मुझसे बता नहीं पाए थे। मैं भी कुछ समझ नहीं पाया था, इसलिए हम लोग यहां पर साथ में आए हैं। अब बताइए, कौन सी कागजी कार्रवाई करनी है, क्या बनवाना है और कहां कहां बनेगा? अब दोस्तों, इस तरीके से बैंक मैनेजर तरह तरह का कानून डीएम साहब को बताने लगता है। वह कहता है, यह पेपर बनवाना पड़ेगा, वह वाला पेपर बनवाना पड़ेगा, केवाईसी करवाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर डीएम साहब से यह भी कहता है, वह पैसा मेरे खाते में आ गया है, मैं उसको निकालने आया हूं। मुझे पैसे की एक सख्त जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बैंक मैनेजर था, उसने सभी किसानों के पैसों को रोक दिया था। एक भी किसान को वह एक भी रुपया अभी तक नहीं दिया था। वह बैंक मैनेजर इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अय्यांश के खाते में सरकार की तरफ से सहायता धनराशि आई थी। तो बैंक मैनेजर सोच रहा था कि इसमें से कुछ कमीशन मैं हर किसान से ले लूंगा और बाकी मैं उन्हें दे दूंगा। तभी दोस्तों, बैंक मैनेजर अय्यांश से कहता है कि तुम्हारा पैसा अब भी नहीं निकल पाएगा। इसके लिए तुम्हें बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस पैसे को निकाल सकते हो। अब दोस्तों, अय्यांश थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो वह बैंक मैनेजर से कहने लगता है कि कैसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब दोस्तों, बैंक मैनेजर तरह तरह की स्कीम के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि यह सभी कागज पूरे करने होंगे, पूरा करके जमा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तब अय्यांश कहता है, देखो साहब, ये पैसे मेरे हैं, तो मैं आपको पैसा क्यों दूं? दोस्तों, जब अय्यांश बैंक मैनेजर से काफी ज्यादा जिद करने लगता है, तब बैंक मैनेजर अय्यांश को धमकाने लगता है, उसे डरा धमकाकर वहां से भगाने लगता है। और दोस्तों, बैंक मैनेजर अय्यांश से यह भी कहता है, अब तुमको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा खाता एकदम से सील कर दे रहा हूं, तुम कभी भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर अय्यांश थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अय्यांश शांति से काम लेता है और चुपचाप अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद वह अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। तो दोस्तों, उसके पिताजी उसे सलाह देते हैं और अय्यांश अपने ही जिले के डीएम साहब के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अय्यांश जानता था कि अगर डीएम साहब चाहेंगे तो वह बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उनका अधिकार है। इसीलिए अय्यांश ज्यादा इधर उधर नहीं घूमता है, वह सीधा डीएम साहब के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद अय्यांश डीएम साहब को अपनी पूरी कहानी बताता है। तब दोस्तों, डीएम साहब कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे खाते में है, तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम जाओ, एक बार जाकर बात करो। तब अय्यांश कहता है, साहब मैं एक बार जा चुका हूं। वहां जाने के बाद बैंक मैनेजर मुझे ढेर सारा कानून सिखा रहा था और वह मुझसे कह रहा था कि कागजी कार्रवाई करने में 1,000 का खर्चा आएगा। वह मुझसे 1,000 मांग रहा था। अब दोस्तों, जब डीएम साहब यह बात सुनते हैं तो उन्हें भी हैरानी होने लगती है।
क्योंकि सरकारी अधिकारियों को नियुक्त सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वे आम जन और गरीब लोगों की सेवा करें। लेकिन वहां का जो मैनेजर था वह अक्सर किसानों को परेशान किया करता था। डीएम साहब अयांश से कहते हैं, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि बैंक क्या तुमसे कैसी कागजी कार्रवाई करने के लिए बोल रहा है, किस प्रकार का कागज मांग रहा है और कागज बनाने के लिए 1000 क्यों ले रहा है। अब दोस्तों, इस तरीके से अगले दिन डीएम साहब कुर्ता पजामा पहनकर उसी गरीब किसान के साथ बैंक में जाते हैं। उसके साथ उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। दोस्तों, डीएम साहब अयांश को पहले ही समझा चुके थे कि तुमको वहां पर यह बात नहीं बतानी है कि मैं एक डीएम हूं। तुम्हें बैंक में जैसे चुपचाप एक सामान्य इंसान के तरीके से बात करनी है और जो भी पूछताछ करनी है, जैसे कि किस चीज की कागजी कार्रवाई करनी है, कौन सा कागज बनवाना है, कहां पैसा लगेगा, चुपचाप खड़े होकर तुम बात करते रहना और मैं वहां पर सुनता रहूंगा। अब दोस्तों, अयांश बैंक मैनेजर के पास चला जाता है और अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक मैनेजर से कहने लगता है। तभी दोस्तों, बैंक मैनेजर अयांश को अपनी आंखों के सामने देखता है और उससे कहता है, तुझे एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने कल तुझे समझाया था, बोला था ना कि अगर तुम्हें पैसा निकालना है तो 1000 देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, डीएम साहब चुपचाप वहां पर खड़े थे और लगातार बैंक मैनेजर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी दोस्तों, डीएम साहब बोल पड़ते हैं और कहते हैं, आप 1000 किस काम के ले रहे हैं? तो बैंक मैनेजर डीएम साहब के ऊपर भड़क जाता है और कहता है, भाई, तू कौन है और यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर क्यों खड़ा है? तब दोस्तों, डीएम साहब कहने लगते हैं, साहब, मैं भी एक किसान हूं और यह मेरे बड़े भाई हैं। ये मुझे कल बता रहे थे कि पता नहीं कौन कौन सा कागज बनवाना है। ये पूरी बात मुझसे बता नहीं पाए थे, मैं भी कुछ समझ नहीं पाया था, इसलिए हम लोग यहां पर साथ में आए हैं। अब बताइए, कौन सी कागजी कार्रवाई करनी है, क्या बनवाना है और कहां कहां बनेगा? अब दोस्तों, इस तरीके से बैंक मैनेजर तरह तरह का कानून डीएम साहब को बताने लगता है। वह कहता है, यह पेपर बनवाना पड़ेगा, वह वाला पेपर बनवाना पड़ेगा, केवाईसी करवाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर डीएम साहब से यह भी कहता है, अगर आप लोग इन पेपर्स को बाहर मार्केट में बनवाएं तो नहीं बनेगा। 1000 देंगे तो मैं अभी तुरंत बनवा दूंगा और अभी के अभी आपका पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा मैं निकाल दूंगा।